हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी 2021 मेंस और यूपीपीसीएस 2020 मेंस और पीटी 2021 के संदर्भ में देखते हुए करंट अफेयर्स की श्रृंखला चला रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोग देखते हैं खासकर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के जो क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और यूपीपीसीएस मेंस और अदर स्टेट कमीशन के जो यूपीएससी की पैटर्न पे जो एग्जाम हो रहे हैं उन परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो हम चर्चा करते हैं इस संदर्भ में जल बम रणनीति। तो ये आईआर का टॉपिक है। आपको बताते हैं कि जल बम रणनीति क्या है। तो आप देख सकते हैं जल बम रणनीति है ये भारत के खिलाफ चीन की ये कि भारत को घेरने की ये जल बम रणनीति है। अगर हम इसकी बेसिक बात करें, अपने नदियों का पानी जहां स्रोत आप देख सकते हैं कि सिंध एरिया से या तिब्बत के एरिया से जिन नदियों का पानी भारत की ओर फ्लो हो रहा है उन नदियों पर डैम बना के पानी रोकना और अचानक पानी छोड़ना, तो इसे जल बम की रणनीति है। इसे हम कह सकते हैं कि आईआर में, ठीक है, पड़ोसी देश भारत के खिलाफ चाइना की पड़ोसी देशों को अपनी ओर करने की रणनीति और वैश्विक पटल पर आप देखेंगे इस रणनीति के द्वारा अन्य देशों को अपनी ओर जो खींचने की रणनीति जो भारत की विदेश नीति की विचारधारा के खिलाफ है। क्योंकि भारत की विदेश नीति जरूरी नहीं कि हर देश क्या करेगा, हर देश के लिए सम्मान या मान हो। तो आप देख सकते हैं ये जीएस पेपर 2 है और टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। इसमें अगर बात करें तो देख सकते हैं भारत के खिलाफ, आप देख सकते हैं भारत के खिलाफ चीन की जल बम रणनीति की चर्चा में रही है। तो चीन की भारत के खिलाफ कूटनीति का ये अगला कदम माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी चाइना बहुत सारी नदियों, चाहे ब्रह्मपुत्र की नदी हो चाहे अन्य नदियों का पानी हो, जो है अपने यहाँ डैम बनाकर उसका पानी मोड़ने में माहिर रहा है चाइना, और समय समय पर अचानक पानी पहले भी छोड़ चुका है। तो ये नई घटना शुरू आई हुई है क्योंकि लद्दाख रीजन में भारत द्वारा भी हाल ही में क्या हुआ, चाइना को इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है मुंह की खानी पड़ी। अगर देखें, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की चर्चा करें, वहां पे भारत ने अपनी मजबूती के साथ कदम जमाया हुआ है। अब चाइना का ये अगला कदम है जल बम रणनीति के द्वारा वो अगले कदम की ओर बढ़ रहा है कि भारत के आंतरिक भागों को इसका जियोग्राफिकल कह सकते हैं कि उसके संसाधनों को, भारत के संसाधनों को क्षति पहुंचाना। हालांकि जल बंटवारे के लेकर चीन की कूटनीति पहले भी कई बार चर्चा में रही है, जैसा कि आपको बताया। इस बार इसे जल बम की रणनीति के तौर पर हमें राजनीतिक विशेषज्ञ इसे चीन का अगला कदम बता रहे हैं कि चाइना हर देश की विदेश नीति ये रहती है, विदेश नीति साम दाम दंड भेद के नीति पे चलती है। चाइना भी इसमें माहिर है और भारत को अक्सर कर अपनी विदेश नीति के माध्यम से क्या है, भारत को घेरने की कोशिश रहती है। चाहे वो पड़ोसी देशों को लेकर रहे हो, चाहे भारत की सीमाओं को लेकर विवाद की चर्चा रही हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है भारत को खिलाफ जो है सुरक्षा परिषद में अपने वोट का दुरुपयोग किया है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में चर्चा में अगर बात करें, हाल ही में भारत चीन संबंधों में वर्ष 1962 के युद्ध के बाद सबसे अधिक टकराव देखने को मिला है। कब? 2020 में देख सकते हो, जब लद्दाख में चाइनीज सैनिक भारत की एरिया में घुसते हैं। हालांकि ये घटना 2019 में भी घटती है, लेकिन 19 में 20 में भारत की आर्मी ने जो है उनकी जो है रणनीतियों को बेदखल किया। इससे चाइना की विदेश नीति को, उनकी जो है योजनाओं को धक्का लगा। इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं
कि चाइना ने अपनी अगला कदम जो रखा है वो जल बम रणनीति के तौर पर उसने अगला कदम कूटनीति के तौर पर उठाया है, जिसमें दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के निर्माण के राजनीतिक महत्व को फिर से उजागर किया है। ठीक है, दोनों देशों के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ क्या है, भारत चाहे अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो चाहे लद्दाख का एरिया हो, ठीक है, अपनी अवसंरचना का निर्माण लगातार कर रहा है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में चाइना बार बार ये कहता रहा है कि ये अभी जो है विवाद का हिस्सा है, इस पे अभी भारत को जो है कोई आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में देखेंगे इस निर्माण के राजनीतिक महत्व को फिर से उजागर किया है। यारलुंग ब्रह्मपुत्र नदी, यारलुंग देख सकते हो, ये यहाँ बोला जाता है चाइना में, सांगपुर तिब्बत में बोला जाता है, और ब्रह्मपुत्र इंडिया में बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो नदी पर चीन द्वारा निर्मित बड़े बांधों ने भारतीय अधिकारियों और स्थानीय लोगों की चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है। इसका कारण है, बिंदु देख सकते हैं, प्रमुख बिंदु में अगर चर्चा करें, चीन द्वारा जल ऊर्जा के दोहन के लिए चलाए जा रहे इन त्वरित कार्यक्रमों ने न केवल हिमालयन क्षेत्र में पारिस्थितिकी समस्याओं को भी बढ़ा दिया। आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो उनका प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम है, आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। लेकिन आप देखेंगे चाइना ने क्या किया है, ब्रह्मपुत्र नदी के जो ड्रेनेज सिस्टम को बदल दिया है, उसकी धारा को बदलने की कोशिश की है। इस संदर्भ में जो है गंभीर इकोलॉजिकल सिस्टम में खतरा उत्पन्न हुए हैं, हिमालयन एरिया में खतरा उत्पन्न हुए हैं। और आप देखेंगे इस संदर्भ में कि भारत की जी समस्याएं, क्योंकि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई जो है बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारत को जो पानी नदी के माध्यम से आना चाहिए था नदी ब्रह्मपुत्र नदी में, उतना पानी नहीं आता है। तो नदी के भी ड्रेनेज सिस्टम में क्या होगा, बदलाव आएगा, सूखा आएगी और इकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे आप देखेंगे, और पर्यावरणीय परिस्थिति की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं भारत द्वारा कई बार क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर या इस बात को कई बार चर्चा का विषय बना रहा है, लेकिन उसने अक्सर कर अपनी बात रखते हुए कहा कि हम सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जो है क्या कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर पानी बांध बना रहे हैं, उसमें बदलाव लेने की बात को वो बार बार नकारता रहा है। लेकिन साक्ष्य प्रूफ बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो इस चीज को हर बार नकार देता है। और ये भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जितना पानी छोड़ना चाहिए उतना पानी हम छोड़ रहे हैं। इस संदर्भ में आप देखेंगे स्थानीय लोगों की समक्ष आजीविका संबंधी अनेक चुनौतियां उत्पन्न कर दी गई हैं। चीन द्वारा जल बम की रणनीति न केवल भारत के खिलाफ अपनाई जा रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें मेकांग नदी पर अनेक जल विद्युत योजनाओं का निर्माण करके पूर्व में थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया के भी इस रणनीति को अपनाया जा चुका है। तो जल बम की रणनीति भारत के खिलाफ जो अभी चाइना ने अपनाई है वो पहले मेकांग नदी पे देख सकते हैं। मेकांग नदी भी जो है इसका उद्गम स्थल आप देखेंगे तो चाइना से होता है, इसके बाद ये थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया नभासों में बहती हुई आती है। तो क्या है, यहाँ भी चाइना अपनी जल बम रणनीति को अपना चुका है और मेकांग नदी को इन देशों की जीवन रेखा माना जाता है। आप याद रखें, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मेकांग नदी पूछा जा सकता है उद्गम स्थल कहाँ है और किन देशों से होकर बहती है। आप इसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। मेकांग नदी को इन दोनों देशों की जीवन रेखा माना जाता है। आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो यारलुंग है, तो आप देख सकते हैं यही ब्रह्मपुत्र नदी है जो ये आती हुई बहती है। और आप देख सकते हैं येलो रिवर ये बह रही है, तो इसमें अलग अलग तिब्बतियन प्लेटों का हिस्सा है। इसी से ये देखिए इधर इंडस वैलीज निकल रही है, इधर ये गंगा बेसिन है, और आप इधर देख सकते हैं इधर ये मेकांग नदी है। तो मेकांग नदी का उद्गम स्थल आप देख सकते हैं, लगभग आपको यांगजी नदी और मेकांग नदी के जो उद्गम है, स्रोत हैं, लगभग नियर अबाउट पास हैं। और आप देख सकते हैं येलो रिवर ये है, जिसे चाइना इसे येलो रिवर इसलिए इसे कहा जाता है कि इसके साथ बहुत सारे रेत जाता है, जिससे जब ये नदी में गिरती है तो इसका पानी पीला जैसा दिखाई देता है, तो इसलिए इसे येलो रिवर कहा जाता है। और आप देख सकते हैं संदर्भ में
तो ये आप देखेंगे एक साल्विन नदी भी आई है, ये साल्विन नदी भी है। तो साल्विन नदी, मेकांग नदी, आपसे सीरियल पूछा जा सकता है किस हिसाब से, पूरब से पश्चिम लगाया जा सकता है, या इनका क्वेश्चन पीटी पॉइंट आप से बन सकते हैं। हम आगे बात करें जल बम की अवधारणा के संदर्भ में देख सकते हैं। तो जल बम की अवधारणा के तहत किसी देश द्वारा अपने पड़ोसी देश पर हमला करने या प्रहार करने के उद्देश्य से अत्यधिक मात्रा में जल को बांध से संग्रहित किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे आप देखेंगे वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा क्या है, एक सिरीन गैस छोड़ी गई थी। आप सिरीन गैस कह रहे हैं, तो सॉरी नाम नहीं याद आ रहा उसका, सिरीन गैस तो सीरिया में छोड़ी गई थी। तो आप देखेंगे उसी तौर पे क्या है, बड़ी मात्रा में जल बांधों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और अचानक बांध जो है एक लिमिट, धीरे धीरे नहीं, अचानक बांध के सारे स्रोत खोल दिए जाएं तो किसी भी देश में क्या होगा, बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। इसी अवधारणा के तहत चाइना काम कर रहा है जल वाटर बम के तहत। तो इस अवधारणा के तहत किसी देश द्वारा अपने पड़ोसी देश पर हमला करने या प्रहार करने के उद्देश्य से अत्यधिक मात्रा में जल के बांधों में संग्रहित किया जाता है, युद्ध के समय इसे छोड़ दिया जाता है या रोक दिया जाता है। आप देखेंगे नदी के बहाव द्वारा निचले क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय नुकसान किया जा सके। तो नदी के द्वारा क्या होगा, जो नदी के बहाव एरिया में जो इसका बाढ़ क्षेत्र एरिया आता है, आप देखेंगे वहां व्यापक रूप से क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा। सामाजिक जो लोग बसे हुए हैं वहां क्या होगा, उन घरों को सामाजिक रूप से क्षति पहुंचेगी। पर्यावरण रूप से नुकसान होगा, जहां बाढ़ आती है वहां क्या होगा, वहां प्लेग हो सकता है, हैजा हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां लेती हैं। तो पर्यावरण रूप से आप देखेंगे उस एरिया में क्या होगा, पेड़ों को भी नुकसान होगा। तो बहुत सारे एरियाज हैं, तो सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान किया जा सके, ऐसी चाइना की ये जल बम रणनीति है। तिब्बत से उद्गमित 8 प्रमुख नदियों पर चीन ने पिछले 2 दशकों में 20 से अधिक बांधों का निर्माण किया है। उनमें से कुछ तो वास्तव में मेगा बांध कहा जा सकता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानकों की अनदेखी करते हुए चाइना ने जो है क्या किया है, इन बांधों का निर्माण किया और इन बांधों के द्वारा ही आप देखेंगे क्या जो है वो अक्सर कर अचानक पानी छोड़ देता है और उन देशों में बाढ़ की समस्या पैदा होती है। इसके अलावा चीन की 13वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार तिब्बत से उद्गमित नदियों पर चीन और अधिक पन विद्युत परियोजनाओं के निर्माण करने की योजना बना रही है, जो उसने अपना 5 ईयर प्लान है 13। इसके तहत तिब्बत से जो उद्गमित नदियां हैं, चाइना से नहीं, सिर्फ तिब्बत प्लेटियो से निकलने वाली नदियों पर जो है पन विद्युत, जो पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण की योजना के लिए उसमें जो है राशि आवंटित की है और स्पेसिफिक तौर पर जो है जो तिब्बत से नदियां निकल रही हैं उन नदियों पर बांध बनाने के लिए। और देखेंगे कि चीनी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि चीनी मीडिया पर चाइना का कंट्रोल है, वो अपनी क्या है आधिकारिक खबरों को प्रसारित नहीं करता है। चीन इन नदियों पर विभिन्न आकार के 40 और बांधों का निर्माण करेगा। ठीक है, मेगा बांध के अतिरिक्त इन नदियों पर 40 और बांध निर्माण किए जाएंगे, जो कि इकोलॉजिकल रूप से क्या होगा, उस नदी के लिए ठीक है नुकसान पहुंचाएगा और उस एरिया के लिए भी, हिमालयन क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचेगा। आप देख सकते हैं। और भारत के लिए चिंतनीय क्यों है, अगर चर्चा करें तो कृषि की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। कारण है कि जब नदी का बहाव ठीक नहीं होगा तो नदियों से ही नहरों का निर्माण किया जाता है, आप कैनाल सिस्टम विकसित होता है, तो उन्हें प्रॉपर पानी उपलब्ध नहीं होगा। साथ ही नदी के द्वारा जो सिंचाई होती है नदी एरिया में, तो उनको प्रॉपर रूप से वो पानी नहीं मिल पाएगा, तो कृषि की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। बड़े बांधों के निर्माण से संपूर्ण नदी बेसिन क्षेत्र प्रभावित होगा। आप देखेंगे अगर बड़े बांध का निर्माण हो जाएगा, जो पानी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक नदी बेसिन में पानी बहना चाहिए, उतना पानी अगर उस बेसिन में नहीं पहुंचेगा तो उस बेसिन को क्या होगा, उस नदी के बेसिन को नुकसान होगा जो है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बेसिन को भी व्यापक रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसके अपनयन का कारण मतलब क्षति या इसके जो है देखेंगे जो
अवनयन मतलब गिरेगा, गिराव का कारण है ये। नदी द्वारा प्रवाहित अवसादों को बांधों द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा। आप देखेंगे नदी द्वारा प्रवाहित अवसादों को बांधों द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा, जिससे मृदा की गुणवत्ता और कृषि की उत्पादकता में गिरावट आएगी। आप देखेंगे जब बांध द्वारा किसी एरिया को क्या अवरुद्ध किया जाएगा तो मृदा की गुणवत्ता में कमी आएगी और कृषि उत्पादकता में भी कमी आएगी। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा नदी एरिया के आसपास, ठीक है, खादर और बांगर का एक कॉन्सेप्ट चलता है, आप उसको समझ सकते हैं। रेगुर मिट्टी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं इस संदर्भ में। जब नदी द्वारा जो पानी आता है बाढ़ में तो उसके साथ नदी के साथ बहुत सारी जो है उपजाऊ जमीन, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, उसमें अच्छी उपज पैदा होती है। तो आप इसे देख सकते हैं। इस संदर्भ में आप देखेंगे पारिस्थितिकी संवेदनशीलता की बात करें